नमस्कार। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। वो है ईरान के अंदर जो ये आंदोलन हो रहा है उस पे। आप देखो कि 2025 का अंत ईरान की इस्लामिक सत्ता के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में जो ईरान की कैपिटल तेहरान में कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके तेहरान की सड़कों पर आए और उन्होंने आर्थिक सुधारों की मांग की। आज स्थिति ये है कि ये आंदोलन तेहरान से निकलकर पूरे ईरान में फैल गया है और उनकी जो मांग है वो आर्थिक सुधारों से बढ़ के राजनीतिक सुधार यानी कि इस्लामिक सत्ता को बदलकर लोकतंत्र को स्थापित करने की है। इससे पहले भी ईरान ने बहुत बड़े आंदोलन देखे हैं। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी जो ये आंदोलन हुए हैं वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए और वो मकसद था इस्लाम में स्ट्रक्चर रिफॉर्म करके लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना। इससे पहले आंदोलनों को या तो सत्ता के द्वारा कुचल दिया गया या फिर मामूली सुधार करके सत्ता को जस का तस रखा गया, यानी कि जो लोगों की डिमांड थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वो नहीं की गई। एक बार फिर ईरान अपनी महंगाई, बेरोजगारी और मानवाधिकारों और लोकतंत्र की मांग को लेके ईरान एक बार फिर उस स्थिति में आ गया है जहां पे ईरान का वर्तमान और इतिहास एक दूसरे के आमने सामने है। यानी कि ईरान एक बार फिर उबाल खा रहा है और इसका जो बड़ा कारण वो ईरान के लोगों का इजराइल या फिर अमेरिका के विरुद्ध विरोध नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता के खिलाफ खड़े होकर लोकतंत्र को स्थापित करने की मांग है। दरअसल ये पूरे आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है इसको समझो। आप देखो कि ईरान 2018 के बाद से वेस्टर्न सैंक्शंस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिरती जा रही है। इसके कारण ईरान में महंगाई बढ़ रही है, ईरान की जो मुद्रा है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब देखो ईरान की जो मुद्रा है रियाल, डॉलर के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं 2018 से, तो डॉलर के मुकाबले रियाल में 95% से भी अधिक गिरावट आई और पिछले एक साल में 50% से भी ज्यादा गिरावट आई है। दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ आप देखो कि ईरान की जो मुद्रास्फीति है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और पिछले एक साल की तुलना में जो उसके खाने पीने की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसमें 70% से अधिक वृद्धि हुई है। और आज स्थिति यह है कि ईरान एक तरफ मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को फेस कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की जो मुद्रा है रियाल उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है और आज एक डॉलर लगभग 15 लाख रियाल के बराबर है, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट ईरान की मुद्रा में है। हालांकि ईरान की सत्ता ने लोगों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी निर्दयता है वो बढ़ा दी है और लगातार क्रैकडाउन शुरू कर दी है, जिसके तहत आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक 40 से ज्यादा लोग इस आंदोलन के अंदर मारे जा रहे हैं। ईरान में इस स्थिति को देखते हुए जो ईरान के विरोधी हैं अमेरिका और इजराइल, वो इस स्थिति का लाभ लेते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो, जब ये आंदोलन शुरुआत हुई तो अमेरिकन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर ईरान की सत्ता आंदोलनकारियों पे हिंसा करती है तो अमेरिका लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, हालांकि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लोगों से ये वादा किया है कि वो ईरान की जो आर्थिक सुधार करेंगे और इसी के तहत जो ईरान के गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनको भी बदला गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ईरान ने बड़े आंदोलन देखे हैं, तो सवाल अब ये नहीं है कि ईरान में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए या नहीं। अब सवाल ये है कि ईरान में इतने बड़े आंदोलनों के बावजूद भी ईरान में लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पाई है? क्या इसके बड़े कारण है कि ईरान अभी तक लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया है और लोकतंत्र बनने के लिए ईरान को क्या सुधार और क्या परिस्थितियों को सबसे पहले जनरेट करना होगा? आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले ईरान के इतिहास को समझते हैं। अगर मैं ईरान के इतिहास की बात करूं तो ईरान का इतिहास काफी बड़ा और काफी पुराना है और इसने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखे हैं। कभी ये साम्राज्य, कभी खिलाफत, तो कभी खनात में रह चुका है। अगर मैं विशेषकर 20वीं सदी की बात करूं तो 20वीं सदी में ब्रिटेन के एशिया और अफ्रीका से जो कॉलोनीज थी वो भले ही एक एक करके आजाद हो रही हो, लेकिन ईरान का जो तेल है, ईरान का जो कच्चा तेल है, उसके ऊपर एक ब्रिटेनी कंपनी AIOC, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का नियंत्रण बना हुआ था। और इस कंपनी की जो कच्चे तेल से होने वाली प्रॉफिट थी उसका बड़ा हिस्सा ईरानियों को नहीं बल्कि अंग्रेजों को जाता था, यानी कि ब्रिटेन में जाता था। और इस बात को लेके ईरानियों में काफी गुस्सा था। अगर मैं उस समय ईरान की राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो ईरान की राजनीतिक स्थिति कुछ हद तक, जो मैं कहूं कि काफी हद तक, ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है उसकी तर्ज पर थी। उस समय ईरान के अंदर राजा हुआ करते थे और एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसमें 1941 से लेकर 1979 तक ईरान के जो राजा हुए वो मोहम्मद रजा पहलवी हुए। लेकिन जो ये राजा थे मोहम्मद रजा पहलवी, ये प्रारंभ में तो एक लिबरल रिफॉर्मर थे, लेकिन 1949 में जब इन पर अटैक हुआ तो उसके बाद ये निरंकुश होते गए और उन्होंने लोगों पे अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि वो निरंकुश होते गए। इस बात को लेके कि एक तरफ उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो निरंकुश होती जा रही है, दूसरी तरफ जो ईरान में कच्चे तेल से होने वाला प्रॉफिट वो ईरानियों को नहीं बल्कि ब्रिटेन में जा रहा है, इस बात को लेके जो ईरानी थे वो काफी नाराज थे। वो एक ऐसे लोकतांत्रिक नेता को ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश कर रहे थे जो बड़ा एक चमत्कारी परिवर्तन कर सके, और चमत्कारी परिवर्तन हुआ भी। 1950 तक आते आते एक लोकतांत्रिक नेता मोहम्मद मोसादेक की एंट्री होती है, जिसको लोगों का समर्थन प्राप्त था और 1953 में उनकी जो पार्टी है नेशनल फ्रंट पार्टी वो जीतती है इलेक्शंस में, और 1953 में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे पहला वो काम क्या करते हैं प्रधानमंत्री के बाद? सबसे पहले जो ये AIOC कंपनी है उसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, यानी कि ये कंपनी में जो ब्रिटेन का हिस्सा था उसको बाहर करके पूरी तरह से उसको ईरान की सरकार के नियंत्रण में ले लेते हैं, यानी इसका जो पूरा प्रॉफिट है वो अब ब्रिटेन को नहीं बल्कि ईरान के लोगों के पास जाएगा। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन इस झटके को संभाल नहीं सका और उन्होंने ये प्रयास किया कि ईरान के जो ये प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक हैं इनकी सत्ता परिवर्तन की जाए, यानी कि उनका तख्ता पलट किया जाए, और उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास करने भी शुरू कर दिए। ऐसे में ब्रिटेन मदद के लिए पहुंचते हैं अमेरिका के पास, और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन। लेकिन ट्रूमैन भली भांति जानते थे ब्रिटेन की जो नीतियां हैं, कॉलोनीज की नीतियां हैं, उसको जानते थे और उसका विरोध भी करते थे, यानी कि वो उस बात के पक्ष में नहीं थे कि ब्रिटेन ईरान के अंदर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन करे। लेकिन हैरी ट्रूमैन के बाद 1953 में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं आइजनहावर, वो समर्थन के लिए तैयार होते हैं, यानी कि ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए तैयार होते हैं कि ईरान के अंदर जो मोहम्मद मोसादेक है उनकी तख्तापलट के लिए वो एक प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो आप देखो उस दौर में 1953 के दौर में, जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की M16 ये खुफिया एजेंसी मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम देती है और उस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन एजेक्स के अलावा ब्रिटेन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो लगा देता है, यानी कि अब ईरान के ऑयल शिप्स इस हॉर्मुज से पास नहीं कर सकते, जिसके चलते ईरान को ऑयल से होने वाले प्रॉफिट में गिरावट आती है और ईरान की जो आर्थिक स्थिति है वो एक बार फिर नीचे चली जाती है, जिसके चलते जो अभी तक मोहम्मद मोसादेक को जो लोगों का समर्थन था वो समर्थन घटता जाता है और ईरान के लोग फिर से सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते हैं, और इन प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलता है अमेरिका का, और अमेरिका इन प्रदर्शनकारियों को समर्थन करता है, जिसके चलते 1963 के अंदर मोहम्मद मोसादेक को नजरबंद किया जाता है और फाइनली उनके अपने ही घर में वो जब नजरबंद उनको किया गया था 1967 के अंदर फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है। 1967 में
मोहम्मद मोसादे की मृत्यु के बाद जो कंट्रोल है ईरान की, जो चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था हो, उस पे कंट्रोल बढ़ता है मोहम्मद रजा पहलवी का। अब ये शाह क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान को वेस्टर्न तर्ज पे बनाया जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ सुधार किए जाएं, और इसीलिए वो ईरान के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन भी करते हैं। इस व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत ईरान में मानवाधिकार दिए जाते हैं, ईरान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं, ईरान के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो ये जो लोगों को राइट्स दिए गए थे, जिसमें महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, इन अधिकारों का और इन रिफॉर्म्स का जो ईरान के अंदर कट्टर इस्लामी है, यानी कि जो कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट हैं, वो विरोध करते हैं, और एक बार फिर एक माहौल बनता है शाह के खिलाफ, और लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद शाह ईरान की जो इस्लामिक व्यवस्था है, यानी कि जो कुरान की जो शिक्षा है, उसके खिलाफ ये सुधार किए गए हैं। और इन सब में जो आंदोलनकारियों के बीच एक बड़े नेता उभरते हैं, जो हैं मोहम्मद आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी शाह पे ये आरोप लगाते हैं कि वो कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ ये सुधार कर रहे हैं, और वो लगातार लोगों को संगठित करते हैं शाह के खिलाफ। ऐसे में मोहम्मद शाह इन आंदोलनकारियों के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाते हैं, और जिसमें जो आयतुल्ला खुमानी हैं वो भाग के वो इराक के अंदर चले जाते हैं। लेकिन 1979 तक आते आते ईरान की सड़कों के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद शाह के खिलाफ, और वो मोहम्मद शाह को बदलना चाहते हैं। और आप देखो कि जब ये आंदोलन बढ़ता है 79 के अंदर, मार्च के मंथ के अंदर, जिसके अंदर जो जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों लोग ईरान की सड़कों पे उतरते हैं, और जब शाह पे प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, कि वो उनको लगता है कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकना अब मुश्किल हो गया, तो वो ईरान छोड़ के इजिप्ट अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। ऐसे में जो आयतुल्ला खुमैनी, जो अभी तक इराक में रह रहे थे और वहां से प्रदर्शन चला रहे थे, वो वापिस वापिस ईरान के अंदर आते हैं, और 30 मार्च 1979 को वहां पे ईरान के अंदर एक जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या वे ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र के रूप में देखना पसंद करते हैं। और हैरत की बात यह है कि इस रेफरेंडम के अंदर 98%, जी हाँ, 98% के आसपास लोग ईरान को इस्लामिक गणराज्य के रूप में बदलने पर सहमति देते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि 1979 में लोगों ने इस ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बनाना क्यों पसंद किया। कुछ लोग मानते हैं कि शाह के समय लोगों पे इतना शाह का निरंकुश हो गए थे कि लोगों ने तर्क की बजाय आस्था को चुनना पसंद किया। लेकिन 1979 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, आयतुल्ला खुमानी उनके सुप्रीम लीडर बनते हैं और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बनता है। लेकिन 1979 के बाद से धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, लोगों को यह महसूस होना शुरू होता है कि उनके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं सीमित होते जाते हैं, विशेषकर महिलाओं के अधिकार, क्योंकि महिलाओं पे जो उनका ड्रेस कोड है उस पे कड़ी पाबंदी लगा दी जाती है। इसीलिए 2005 के बाद से ईरान में फिर से एक बार उबाल आता है, और वो मांग शुरू करते हैं लोकतांत्रिक बनाने की ईरान को। समय आता है 2009 का। 2009 के अंदर ईरान के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन आते हैं, और ईरान के लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा अवसर है जिसके तहत ईरान में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखो, 2009 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे। पहले मोहम्मद अहमदी नजाद, जो कि उस समय मौजूदा राष्ट्रपति थे ईरान के, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो बड़ा एक विवादों से घिरा हुआ था, और उसके उसके जो विरोध में जो दूसरे कैंडिडेट थे वो थे मीर हुसैन मौसवी, जो कि ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और इनको, यानी कि मिस्टर मौसवी को, लोगों का, ईरान की जनता का समर्थन प्राप्त था। और आप देखो, जब ये इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर ईरान के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मोर देन 85% वोटिंग होती है, और लोगों का जो समर्थन था मिस्टर मौसवी के साथ था, और लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि इस इलेक्शन के अंदर मोहम्मद अहमदी नजाद हार जाएंगे और उनके जो पसंदीदा कैंडिडेट हैं मिस्टर मौसवी, वो जीतेंगे। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसने ईरान में काफी एक हैरानी होती है। अब देखो, इस इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर जो कैंडिडेट जीतते हैं वो मिस्टर
जो मोहम्मद अहमदीनजाद हैं वो विजयी घोषित होते हैं, जिनको लगभग 65% के अराउंड वोट मिलते हैं, लेकिन जो इनके विरोध में मिस्टर मोसनी हैं उनको सिर्फ 35% के आसपास वोट मिलते हैं। तो ऐसे में इस इलेक्शंस के रिजल्ट को ईरान के लोग खारिज कर देते हैं, वो इसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं और वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इन प्रदर्शनों का जो एक स्लोगन था, यानी कि जो एक बड़ा नारा था, वो था वेयर इज माई वोट। और पहली बार ऐसा विरोध हो रहा था ईरान के अंदर डिजिटल युग में, जिसके अंदर ईरान को ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि ईरान से बाहर रहने वाले जो प्रवासी लोग हैं ईरान के, उनका भी समर्थन था। यानी कि इस डिजिटल युग में ईरान के इस आंदोलन को एक बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। ये आंदोलन और भी बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों में से एक 26 वर्षीय ईरानी महिला की एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जब गोली मार दी जाती है, तो आंदोलन और भी बढ़ जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन आंदोलनकारियों का जो स्लोगन था वेयर इज माय वोट, कि ये प्रदर्शन और भी बढ़ता है। और ये वो टाइम था 2009 का, जिसने 2011 की जो अरब स्प्रिंग है उसकी एक नींव तैयार की। हालांकि 2009 के जो ये प्रदर्शन है कुछ बड़े रिफॉर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन इसने ईरानी इतिहास में ये एक जो आंदोलन है, ये एक बड़ा ईरानी इतिहास में एक बहुत बड़ा क्षण साबित हुआ। 2009 के इस आंदोलन को ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया। 2009 के बाद 2019 में ईरान के अंदर आर्थिक सुधारों को लेकर फिर से आंदोलन होता है, लेकिन इनसे भी बड़ा आंदोलन 2022 में तब देखने को मिलता है जब 16 सितंबर 2022 को ईरान की एक महिला महिसा अमीनी को कथित तौर पर ईरान की मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने हिजाब को नहीं पहना हुआ था। उनकी, इस महिला की ईरान की पुलिस कस्टडी के अंदर ही मौत हो जाती है। उनकी हत्या के बाद ईरान में एक बड़ा उबाल आता है, जिसके अंदर कुछ ही घंटों के भीतर ईरान की सड़कों पे लोग, जो विशेषकर जो ईरान की महिलाएं हैं, वो हिजाब को उतार के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। अब देखो, ईरान की जो ये मोरालिटी पुलिस है, इसके खिलाफ महिलाएं, जो ईरान की महिलाएं हैं, वो पहले से ही नाराज थी, क्योंकि उन पे स्ट्रिक्ट जो ड्रेसिंग कोड है उन पे लागू किए जाते थे। और इसीलिए जो इस आंदोलन के अंदर महिलाओं का एक बड़ा पार्टिसिपेशन हमारे को देखने को मिला। और इस आंदोलन का ईरान के अलावा जो देश विदेश, जो बाहर के जो देश हैं, उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया। खासकर अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहां पे एक बाकायदा महसा एक्ट भी पास किया गया, जिस एक्ट के तहत इस हिंसा की, यानी कि इस हत्या की निंदा भी की गई। जब ये आंदोलन बढ़ रहा था, लगातार जब ये आंदोलन ग्रो कर रहा था, तो यहाँ पे जो ईरान की सत्ता है, इसने बड़ी निर्दयता की और इसके अंदर सैकड़ों लोग मारे गए और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों की हत्याएं की गई। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पे कि ईरान अभी तक लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं बन पाया। अगर हम इस बात की जड़ में जाएं, तो इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है आर्थिक आधार, इकोनॉमिक आर्गुमेंट। 1959 में एक बड़े अमेरिकन समाजशास्त्री मार्टिन लिपसेट ने सम सोशल रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के लिए उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का होना जरूरी है। यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेसी के बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया। उनका मानना यह था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो वहां के जो लोग हैं वो लगातार सरकार को टैक्स पे करते रहेंगे, रिवेन्यू भरते रहेंगे, क्योंकि सरकार लोगों से रिवेन्यू लेगी तो ऐसे में सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी होगी। लेकिन 2010 में एक दूसरे समाजशास्त्री लैरी डायमंड ने इस लिपसेट प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक वैलिड क्वेश्चन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अरब कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम अच्छी होने के बावजूद भी वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश अभी तक नहीं हुई है। और इसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा कारण दिया, वो कहा कि ये अरब कंट्रीज एक रेंटियर स्टेट है, यानी कि इन देशों का कच्चा तेल ही वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित ना होने का एक बड़ा कारण है। क्योंकि इन अरब देशों में जो वहां की सरकार है, उनको जो बड़ा रिवेन्यू का हिस्सा मिलता है वो कच्चे तेल से मिलने वाली आमदनी का है। यानी कि लोगों से वो रिवेन्यू पर उनकी सरकारें निर्भर नहीं है, इसीलिए वहां की सरकारें लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी नहीं है। अब देखो, जब हमने बात की थी
AIOC कंपनी की, जो ब्रितानी कंपनी ईरान के अंदर काम कर रही थी, उसने भी ईरान की जो निर्भरता है वो तेल पे बना के रखी, क्योंकि उनको पता था कि इसके तहत ईरान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा अगर ईरान सिर्फ तेल पर ही निर्भर रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर ईरान में डेमोक्रेसी लाना है तो सबसे पहले वहां की सरकार को इकोनॉमिक डाइवर्सिटी करनी होगी, यानी कि उनको उद्योगों पर ध्यान देना होगा, उद्योगीकरण करना होगा, और दूसरा ऑयल से मिलने वाली जो इनकम है उस पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि ईरान ने 2040 के लिए अपनी एक नीति बनाई है, ईरानियन प्रोजेक्ट 2040 के नाम से। उसके अंदर भी ईरान ने कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया है, यानी कि ईरान की नीतियां इस दिशा में जाती नहीं दिख रही कि वो ऑयल पर निर्भरता को कम करके ईरान के अंदर औद्योगिकरण पर ध्यान दे। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है कल्चरल आर्ग्यूमेंट। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की फॉर्मर एम्बेसडर जेनी क्रिकपैट्रिक ने कहा था, The Arab world is the only part in the world where I have been shaken in my conviction that if you let the people decide, they will make fundamentally rational decisions. मतलब कि उन्होंने कहा कि अरब देश एकमात्र पूरे वर्ल्ड में ऐसा रीजन है जहां पे मेरे इस विश्वास को गहरा झटका लगा है कि अगर लोगों को अपना चुनाव करने की इजाजत दी जाती है तो वे समझदारीपूर्ण या फिर तर्कपूर्ण फैसला लें। इनकी ये स्टेटमेंट पूरे वेस्ट की ओरिएंटलिज्म की सोच को दर्शाती है। ओरिएंटलिज्म की सोच के अकॉर्डिंग वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पश्चिम देशों के लिए ही बनी है और गैर पश्चिम देशों में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना और सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि जो वेस्टर्न देश हैं वो अरब देशों में लोकतंत्र स्थापित ना होने का बड़ा कारण उनकी इस्लामिक आस्था और उनकी संस्कृति को मानते हैं। उनके अनुसार इस्लामिक धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो निरंकुशता को बढ़ावा देती हैं और वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसीलिए इन देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन डेमोक्रेसी एक धर्म निरपेक्ष कॉन्सेप्ट है, उसका किसी धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई मुस्लिम देश जैसे कि इजिप्ट, टूनिशिया, सेनेगल पास्ट में एक डेमोक्रेसी रह चुके हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसकंसेप्शन है, उनका एक भ्रम या फिर उनकी एक चाल है कि वो डेमोक्रेसी को धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन अगर इसका असल कारण देखें तो वो इस्लाम नहीं, इस्लाम की या फिर कुरान की गलत व्याख्या है, क्योंकि सत्ता में रहने वाले लोग अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए कुरान की शिक्षा को गलत रूप से व्याख्यात करते हैं और उसको मोल्ड करते हैं। ऐसा 2009 में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन के जब रिजल्ट आए तो अली खमेनी लोगों को उस रिजल्ट के नतीजों को एक डिवाइन असेसमेंट मान के उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1979 में रहमतुल्लाह खमैनी ने भी जब विलायत ए फकीह का प्रिंसिपल दिया, जिसके तहत इस्लामिस्ट जूरिस्ट को पब्लिक अफेयर के अंदर एब्सोल्यूट पावर दी गई। तो कहने का अर्थ यह है कि लोगों को यह समझना होगा कि निरंकुशता और लोकतंत्र के जो विरुद्ध उनका धर्म या फिर उनकी शिक्षाएं नहीं, बल्कि ये जो सत्ताधारी लोगों की कुरान की गलत व्याख्या है। 2022 में ईरान में एक सर्वे करवाया गया था जिसमें लगभग 90% लोगों ने यह माना और उन्होंने मांग की कि ईरान में लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि उन्होंने लोकतंत्र का पक्ष लिया। तो कहने का अर्थ साफ है कि धर्म का लोकतंत्र से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और लोकतंत्र एक धर्म निरपेक्ष एक पॉलिटिकल आइडिया है। तीसरा एक बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, वो है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अनुसार एक सफल शासन के लिए, चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर तानाशाह, उसके लिए एक हाई डोमिनेंस नेतृत्व का होना अनिवार्य शर्त है। ईरान के केस में ईरान में अभी तक 3 हाई डोमिनेंस
पर्सनैलिटी हुए हैं। पहले शाह, दूसरा मोहम्मद मोसादेक और तीसरे खोमेनी। इसके अलावा ईरान आज भले ही लोकतंत्र की मांग कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो, लेकिन ईरान के पास अभी भी ऐसी कोई भी हाई डोमिनेंस पर्सनैलिटी नहीं है जो ईरान को लोकतंत्र के मार्ग पे लेके जा सके। 2022 में भी हम देखते हैं कि बड़े आंदोलन के बाद एक 8 मेंबर कोलिशन बनाया गया और जिसकी अगुवाई शाह के बेटे प्रिंस रजा पहलवी कर रहे थे। इन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक सत्ता को उखाड़ने की अपनी मंशा को भी साफ जाहिर किया, लेकिन ये अपने मकसद को पूरा करने में विफल रहे। क्योंकि आप देखो, प्रिंस रजा पहलवी को लेके इस्लामिक ईरान की जो जनता है वो विभाजित है, जिसमें कुछ लोग पहलवी के समर्थन में है और कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी हैं। इसीलिए ईरान का जो फ्यूचर लीडर है, ईरान का फ्यूचर लीडर एक विवादास्पद नहीं हो सकता। ऐसा कोई लीडर नहीं ईरान की इस आंदोलन को संभाल सकता, ईरान की कमान को संभाल सकता, जो कि पद संभालने से पहले ही विवादों से घिरा हुआ हो। दूसरी तरफ देखो कि विपक्ष के पास भी ऐसा कोई हाई डोमिनेंस लीडर नहीं है जो खुमैनी को चुनौती दे सके। इसीलिए अगर ईरान में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो सबसे पहले वहां पे एक हाई डोमिनेंस लीडर को चुनना होगा, और उस जो कि इस्लामिक सत्ता के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा हो सके और लोगों को संगठित करके ईरान को लोकतंत्र की राह पे ले जा सके। अब अंतिम सवाल कि क्या ईरान में ये आंदोलन सफल हो पाएंगे? क्या ईरान में इस्लामिक सत्ता को उखाड़ के वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी? कुछ जानकारों का मानना है कि आज के आंदोलन पहले से हुए आंदोलनों से काफी अलग है, क्योंकि अगर आज की सिचुएशन को देखें तो आज की ईरान की इस्लामिक सत्ता काफी कमजोर है। ईरान के प्रॉक्सीज लगातार सिमटते जा रहे हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्ला हो, यमन में हौथीज हों, या फिर सीरिया में असद की सरकार के बाद। दूसरी तरफ ईरानियों को अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से वो और प्रभावशाली तरीके से इस्लामिक सत्ता के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भले ही अब ये आंदोलन सफल हो जाए, लेकिन सवाल ये है, ये समय ही बताएगा कि क्या ईरानी एक ऐसा लोकतांत्रिक नेता दे पाएंगे जो ईरान को आगे की राह दिखा सके। धन्यवाद।